चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। तो कल हमने नामकरण के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता देखा, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता देखा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता देखा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बाद हमने कांस्य युगीन सभ्यता देखा, कांस्य युगीन सभ्यता। हमने नामकरण के अंतर्गत हमने ये देखा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों रखा गया। इसके बाद जो हम लोगों का अगला नामकरण में नाम देखना था वो था प्रथम नगरीय क्रांति। हम लोगों को देखना था कि सिंधु घाटी सभ्यता को या इस नई नई सभ्यता का को जिसका अभी नाम अभी जिसके बारे में पता चला है उसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति क्यों रखा गया। तो हमने देखा, हमने कहा कि चूंकि भारत में पहली बार सिंधु घाटी इसी सभ्यता के लोगों ने नगरों का विकास किया। भारत में सर्वप्रथम अगर किसी ने नगरों का विकास किया तो इसी सभ्यता के लोगों ने, इन्हीं लोगों ने नगरों का विकास किया, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास, सर्वप्रथम भारत में नगरों का विकास, नगरों का विकास इसी सभ्यता के लोगों ने किया। विकास इसी सभ्यता के लोगों ने किया, इसी सभ्यता के लोगों ने किया, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। तो ये रहा हम लोगों का इस सभ्यता के नामकरण के बारे में चर्चा। हमने देखा कि इस सभ्यता का नाम प्रथम नगरीय क्रांति क्यों रख दिया गया, या इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी क्यों कहा जाता है। तो इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए भी कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास अगर किसी ने किया तो इसी सभ्यता के लोगों ने किया, इसलिए हम इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में या इस प्रथम नगरीय क्रांति में या सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत जो अगला हम लोगों का अब टॉपिक है वो है भौगोलिक विस्तार। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, खोज के इतिहास के बारे में देखा। लगभग 100 सालों का उसका खोज का इतिहास रहा है। 1826 में पहली बार प्रकाश में आता है और उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते करते 1921 से 26 तक का समय लग जाता है। तो लगभग 100 वर्षों का समय लगता है इसकी खोज के इतिहास में। उसके बाद हम लोगों ने नामकरण के बारे में चर्चा किया। अब देखते हैं हम लोग उसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे कि इसका सुदूर उत्तर, सुदूर दक्षिण और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी स्थल कौन कौन सा था। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे उत्तर में जो इसका स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल जो था वो था मांडा।
मांडा जो कि कश्मीर में है, कश्मीर। उखनूर, अखनूर जिला में, अखनूर ये जिला है यहाँ का, अखनूर जिला में मांडा नामक पूरा स्थल जो है, जो कश्मीर में है, वो इस सभ्यता का सबसे उत्तर वाला उच्चतम बिंदु है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा है और ये है चिनाब नदी के तट पे, चिनाब नदी, चिनाब नदी के तट पे है। जो हमने देखा कि उत्तर में सबसे जो है वो अखनूर जिले में एक मांडा नामक स्थल है। मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र है इस सभ्यता का और ये चिनाब नदी के किनारे है। अब देखते हैं हम लोग जो सबसे दक्षिण में इसका स्थल है, सबसे दक्षिणतम स्थल है, वो महाराष्ट्र का दायमाबाद है, दायमाबाद ये है महाराष्ट्र में। जो सबसे दक्षिण का स्थल है वो दायमाबाद है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी एक है प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पे है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पे है, प्रवरा नदी। और जो सबसे पूर्वीय स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है, जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सूतकागेन डोर है, सूतकागेन डोर। इस सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकागेन डोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम लोगों जो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है मांडा और जो कि कश्मीर में है चिनाब नदी के तट पे। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इसका है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पे है। और ये जो सूतकागेन डोर है ये दास्क नदी के तट पे है, दास्क। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ये है उत्तरी, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी। इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो मांडा है और सबसे दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद। सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु जो सबसे है वो है सूतकागेन डोर, जो कि पाकिस्तान में है। और जो पूर्वी बिंदु है वो पड़ता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ जिला में, आलमगीरपुर ये है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे है। यमुना की सहायक हिंडन नदी ये हमने देख लिया कि इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो क्या है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु वो क्या है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को हमने देख लिया।
इस सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण का जो दूरी है, जो विस्तार है, वो है 1400 किलोमीटर। जो इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस सभ्यता का संपूर्ण विस्तार कितना है। अब इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 1400 किलोमीटर तक का है, और जो उत्तरी सबसे बिंदु है इसके अंतर्गत इस सभ्यता का वो है मांडा, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो दायमाबाद है। जब सबसे पूर्वी स्थल जो है इसका आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल वो सुतका गेंडोर है। पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है इसका 1600 किलोमीटर का विस्तार है। ये हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत देखा। इसमें अब देखते हैं हम लोग कि इसका संपूर्ण विस्तार लगभग कितना है। तो बताया जाता है कि इसका संपूर्ण विस्तार इस सभ्यता का संपूर्ण विस्तार लगभग 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 600 वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता का संपूर्ण विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक है। ये NCERT का तथ्य है। लेकिन अभी नए शोधों से ये पता चला है कि इस सभ्यता का विस्तार लगभग, नए शोधों के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर पाया गया है। नए शोधों के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार जो है वो 20 लाख किलोमीटर वर्ग है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। ये तो अब तक के प्राप्त आंकड़ों के आधार पे है कि नए शोधों के अनुसार 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक इस सभ्यता का विस्तार है। ये तो अब तक के प्राप्त आंकड़ों और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे है। हो सकता है कि आगे अन्य खुदाइयां या अन्य उत्खनन या इस पे विस्तृत शोध होने पे और इसका विस्तार पता चले। तो ये हो गया हम लोगों का इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार होने के बाद अब हम इस सभ्यता के बारे में ये देखते हैं कि इस सभ्यता जो है ये भारत क्या यहाँ का मूल सभ्यता था या फिर कहीं से आयातित था। विकास, इस सभ्यता का विकास या इस सभ्यता का मूल स्वरूप देखने के बाद हम लोग यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सभ्यता का जो मौलिक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप, इसको देखने के बाद हम लोग इसका राजनीतिक संगठन यहां का देखेंगे। राजनीतिक संगठन। तो अब हम लोग इस सभ्यता के मौलिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। 1946 तक हमने देखा कि सन 1946 तक इस सभ्यता के लगभग 440 स्थलों का, पूरा स्थलों का उत्खनन हो चुका था।
सन 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता के हड़प्पा के टीले का हड़प्पा के अन्नागार वहां के नगर नियोजन व अन्य पुरावशेषों का अध्ययन किया। सन 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता के नगर नियोजन व इस सभ्यता के अन्य पुरावशेषों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि यहाँ का जो अधिकांश स्थल है, जो 1946 तक जितने भी 40 स्थलों की खोज यहाँ पे हो चुकी थी, वो सभी के सभी सभ्यता लगभग अपने नगरीय अवस्था में किया। और इन्होंने पाया और इनको यहां से ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा के टीले का जब इन्होंने 1946 ईस्वी में पुनः अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण नहीं है, बल्कि ये तब इन्होंने ये कहा कि किसी भी सभ्यता के विकास का एक क्रम होना चाहिए। कोई भी सभ्यता स्टार्टिंग में पहले वो ग्रामीण सभ्यता होनी चाहिए, उसके बाद विकास के क्रम में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तब जाके नगरीय सभ्यता होनी चाहिए। लेकिन ये सभ्यता, इस सभ्यता के ग्रामीण स्वरूप का हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस आधार पे इन्होंने ये बताया कि ये सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है, बल्कि कहीं से आयातित सभ्यता है और यहाँ से इनको ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले। इसलिए इनका मानना है कि यह सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है। मूल सभ्यता नहीं है क्योंकि किसी भी सभ्यता के विकास क्रम में अगर वो नगरीय सभ्यता है तो पहले उसे ग्रामीण सभ्यता होना था। पहले वो ग्रामीण सभ्यता होगा, तब जाके उसके विकास क्रम में विकास करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वो नगरीय सभ्यता बनने के रूप में आएगा। लेकिन इस सभ्यता का हमें ग्रामीण प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है क्योंकि किसी भी सभ्यता के विकास का एक क्रम होता है, कोई भी सभ्यता क्रमिक रूप से विकास करती है और क्रमिक रूप से विकास करने के दौरान वो ग्रामीण सभ्यता से होके निश्चित ही गुजरना चाहिए उसको। लेकिन इस सभ्यता से जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा का टीला है, यहाँ से किसी भी ग्रामीण सभ्यता के होने का अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं होता है।
इस आधार पे मॉर्टिमर व्हीलर ने ये कहा कि ये सभ्यता यहाँ की भारत की अपनी मूल सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता कहीं से आयातित सभ्यता है। इसी क्रम में अनेक विद्वान यहाँ के मृदभांडों, यहाँ के नगरीय नियोजन, यहाँ के सिक्के आदि के आधार पे ये मानते हैं कि ये सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया की आयातित सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ पे आके इस सभ्यता का विकास किया। इस सभ्यता का जो मूल है वो ये भारतीय नहीं है। तो इस सभ्यता के मौलिक स्वरूप में मत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और ये दो गुट में ये बढ़ जाते हैं। पहले ये कहते हैं, ये वाले पहले वाले जो विदेशी उद्भव का मत, विदेशी उद्भव का मत, जो दूसरा है वो है देशी उद्भव का मत, देशी उद्भव का मत। जो इस गुट में जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार है इस गुट में, वो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया से आयातित सभ्यता है, या कहीं अन्य लोगों ने यहाँ पे आके इस सभ्यता का विकास किया। विदेशी उद्भव का मत का जो समर्थन करते हैं उसमें जो है मॉर्टिमर व्हीलर, इसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर के बाद गार्डन चाइल्ड भी ये मानते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो कहीं और से आके यहाँ पे इस सभ्यता का विकास कर गए। गार्डन चाइल्ड के बाद जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, डीडी कौशाम्बी और क्रेमर, डीडी कौशाम्बी, क्रेमर, ये विद्वान ये मानते हैं कि जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये यहाँ की मूल सभ्यता नहीं होके बल्कि आयातित सभ्यता है। इसके बाद एक और विद्वान है वो है एच.डी. संकालिया। ये सभी ये मानते हैं, ये विद्वानों का जो गुट है वो ये मानता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया के लोग ही हैं वो जो यहाँ पे आके इस सभ्यता का विकास करते हैं। जो देशी उद्भव के मत हैं इसके अंतर्गत हैं रोमिला थापर, अमलानंद घोष, रोमिला थापर, अमलानंद घोष। ये विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मेसोपोटामियाई देन नहीं है, वो यहीं के लोगों ने, यहीं आसपास के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया, न कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। फेयर सर्विस, ये वो विद्वानों की लिस्ट है, उन विद्वानों की सूची है जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों ने यहाँ इस सभ्यता का विकास किया। A.L. थापर, ये एक गुट है विद्वानों का जो ये मानता है कि इस सभ्यता का जो विकास है यहीं के लोगों ने किया। तो
ये इसके बारे में जो मौलिक स्वरूप है, इसका विकास किसने किया, किसके द्वारा हुआ, इस बारे में विद्वानों में आपस में मतभिन्नता देखने को मिली है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामियाई लोगों ने किया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, इस सभ्यता का विकास यहीं के लोगों ने किया। अब ये लोग जो विदेशी उद्भव का मत मानने वाले हैं, मार्टिमन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, क्रेमर और एच.डी. संकालिया, ये जो आधार रखते हैं, किन आधार पे ये तय करते हैं, ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विकास करने वाले हैं, इस सभ्यता के निर्माता जो हैं वो मेसोपोटामिया के लोग हैं। वो लोग ये मानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दोनों की दोनों सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों की दोनों सभ्यता में मृत भांडों का प्रयोग होता था, मृत भांडों का प्रयोग। इसके अलावा दोनों सभ्यताएं कर्मकांडीय थे, कर्म कांडीय स्वरूप था दोनों सभ्यताओं का, कर्मकांडीय स्वरूप। कर्मकांडीय स्वरूप के आधार पे ये लोग कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता न होकर बल्कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया। तो इस जो ये आधार देते हैं कि ये दोनों सभ्यताएं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों के दोनों नगरीय सभ्यता थे, मृत भांडों का प्रयोग दोनों सभ्यताओं में होता था, और कर्मकांडी स्वरूप या धार्मिक स्वरूप दोनों सभ्यताओं का था, धार्मिक स्वरूप। ये विद्वान इन सब चीजों को आधार मान के ये बताते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता नहीं है। इसके बाद दोनों की दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक गुट था, अमलानंद घोष, फेयर सर्विस, ए.एल. थापर, रोमिला थापर जैसे विद्वान ये मानते हैं कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन नहीं है, बल्कि यहीं के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। तो वो लोग इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता है, दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता, दोनों नगरीय तो हैं, लेकिन दोनों के नगरीय स्वरूप में काफी अंतर देखने को मिलता है। ये नगरीय सभ्यता था, नगरीय सभ्यता, दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता व हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यता तो थी, नगरीय सभ्यता तो थे, लेकिन दोनों के नगरीय व्यवस्था में, लेकिन दोनों के
नगरीय व्यवस्था में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। दोनों के नगरीय व्यवस्था में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो उतनी उत्कृष्ट नगरीय व्यवस्था वाली सभ्यता नहीं थी जितना कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जितना सिंधु घाटी सभ्यता का नगर व्यवस्था था, जितना उत्कृष्ट था, उतना उन लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता उतना उत्कृष्ट नगरीय व्यवस्था वाला सभ्यता नहीं था। तो नगरों की बसावट हड़प्पा सभ्यता में अपेक्षाकृत मेसोपोटामिया की सभ्यता की अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित और उत्कृष्ट थी। हम ये अंतर देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, जो नगरीय बसावट थी, यहाँ की काफी सुनियोजित और काफी उत्कृष्ट थी। और यहाँ के घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया गया है, इस आधार पे जो विदेशी मत के मानने वाले थे, विदेशी उद्भव के मत को मानने वाले थे, वो ये मान के चलते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों की दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यता थी। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके निर्माता मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग ही थे। लेकिन जो देशी उद्भव के मत को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि निसंदेह मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यता रहे होंगे, लेकिन दोनों की नगरीय व्यवस्था में काफी अंतर देखने को मिलता है। नगरों की बसावट सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों की बसावट मेसोपोटामिया की सभ्यता से अधिक उत्कृष्ट और सुनियोजित थी। यहाँ के जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली पर बसाए गए थे, जाल प्रणाली पर। यहाँ के नगर ग्रिड प्रणाली पर बसाए गए थे। इसके बाद यहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था थी वो अपेक्षाकृत काफी उत्तम थी। अर्थात जो मेसोपोटामिया की जल निकासी प्रणाली थी वो उस जल निकासी प्रणाली की अपेक्षा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की प्रणाली काफी सुनियोजित और उत्कृष्ट थी। यहाँ की उत्तम जल निकासी व्यवस्था, ये सब वो बिंदु हैं जो ये तय करते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास यहीं के लोगों ने किया। ये सभ्यता यहाँ की मूल सभ्यता है, न कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया। इसके तर्क में हम ये कहते हैं कि निसंदेह दोनों सभ्यताएं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो,
ये दोनों सभ्यताएं निसंदेह नगरीय सभ्यता थी, लेकिन दोनों के नगरीय बसावट में काफी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ के घरों में ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया के सभ्यता के नगरों में अधिक पक्की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ के नगर ग्रिड प्रणाली पर बसाए गए थे और उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। इसलिए ये कहना नगरीय व्यवस्था होना, ये कहना दोनों सभ्यताओं का नगरीय व्यवस्था होने के आधार पे ये कह देना कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये मेसोपोटामियाई लोगों द्वारा बसाया गया था। तो ये एकदम निराधार देखने को लगता है। जो दूसरा आधार था वो मृदभांड था। मृदभांड का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोगों द्वारा किया जाता था। प्रयोग दोनों का अर्थ है मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मृदभांड का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोगों द्वारा किया जाता था। यही आधार मान के चलते हैं जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया। तो ये आधार मान के चलते हैं, ये कहते हैं कि दोनों सभ्यता के लोगों ने मृदभांडों का प्रयोग बढ़ चढ़ के किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ का जो सभ्यता का विकास है, इसका हड़प्पा सभ्यता, इसका विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। मृदभांड का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन दोनों सभ्यताओं के मृदभांड में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। यहाँ के जो मृदभांड हैं वो लाल और गुलाबी मृदभांड अधिक है, मिलता है। यहाँ के अधिकांश मृदभांड जो हैं वो लाल गुलाबी मृदभांड हैं। लाल गुलाबी अधिकांश मृदभांड लाल गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग से चित्रकारी किया गया है। जिन पर काले रंग से चित्रकारी किया गया है। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो मृदभांड पाया गया है वहां कहीं कहीं ये देखा गया है कि अस्थि जड़ित मेसोपोटामिया से अस्थि जड़ित मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। अस्थि जड़ित मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहां से ऐसे मृदभांड भी मिले हैं, ऐसे मृदभांड जिसमें हड्डियों को लगा के मिट्टी का बर्तन बनाया गया है, हड्डियों को उसमें जड़ा गया है। ऐसा मृदभांड
पाया गया है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसे मृदभांड देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे मृदभांड, इस प्रकार के मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर मेसोपोटामियाई लोगों द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया होता, सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामियाई लोगों द्वारा ही किया गया होता, तो हो सकता है कि यहाँ के मृदभांडों में भी हड्डी जड़े होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मृदभांड यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें हड्डी जड़ा गया हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ के सभ्यता का विकास नहीं किया है, बल्कि यहाँ की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, भारत की अपनी मूल सभ्यता है। मृदभांड का प्रयोग दोनों सभ्यताओं के लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन दोनों सभ्यताओं के मृदभांड में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। यहाँ के अधिकांश मृदभांड लाल गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग से चित्रकारी किया गया है। मेसोपोटामिया से अस्त जड़ित मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार के मृदभांडों का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों द्वारा इस सभ्यता का विकास नहीं किया गया। उसके बाद जो अब ये भी आधार जो कि मृदभांडों के आधार पे था कि दोनों सभ्यता के लोगों द्वारा मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, इसलिए हम ये कहें कि इस सभ्यता का जो निर्माता थे वो मेसोपोटामिया के लोग थे। ये बात भी एकदम निराधार साबित होता है। अगली बात, जो अगला आधार है, वो है दोनों सभ्यताओं के लोगों को लिपि की जानकारी थी। दोनों सभ्यताओं के लोगों को लिपि की जानकारी थी। निसंदेह दोनों सभ्यताओं को लिपि की जानकारी थी, लेकिन दोनों के लिपियों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। लेकिन दोनों सभ्यताओं के लिपियों में अंतर है। अगर यदि इस सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग ही होते, तो अगर वो वहां से चल के यहाँ आते और इस सभ्यता का निर्माण करते, इस सभ्यता का विकास करते, तो वहां से आने के बाद अपनी लिपि नहीं बदल देते, वहां से आने के बाद यहाँ पे लिपि परिवर्तित नहीं कर देते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता का निर्माण जो करने वाले हैं वो यहीं के मौलिक रूप में यही की सभ्यता है। ये कहीं से आयातित सभ्यता नहीं है। जो यहाँ की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां की जो लिपि है, वहां की लिपि को पढ़ा जा चुका है। मेसोपोटामियाई लिपि पढ़ी जा चुकी है, जबकि हड़प्पाई लिपि अभी अपठित है। हड़प्पाई लिपि अभी अपठित है।
अब ये आधार भी कि जब दोनों सभ्यताओं के लोगों को लिपि का ज्ञान था, ये आधार देना कि इस आधार पे हम ये कहेंगे कि सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया, ये आधार भी एकदम निराधार साबित होता है। और ये हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का विकास यहाँ का मूल विकास है। सभ्यता का विकास यहीं के लोगों ने किया। यहाँ की लिपि अपठित है। इसके बाद यहाँ की जो लिपि है मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर लिपि है। मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर है, जबकि हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर है, जिससे ब्रिस्टोफोदन कहा जाता है। हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर है और इसको ब्रिस्टोफोदन लिपि भी कहा जाता है। अगर मेसोपोटामिया के लोग ही आके इस सभ्यता का विकास किए होते तो निश्चित ही यहाँ की लिपि भी वही होती जो मेसोपोटामिया की लिपि है। लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी जा चुकी है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। वहीं हड़प्पाई लिपि जो है वो चित्राक्षर है और मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर है। हड़प्पा की लिपि को ब्रिस्टोफोदन लिपि भी कहा जाता है। तो ये जो लिपि के आधार पे ये कहा गया कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था, इसलिए उस सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया के लोगों ने आके हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ये होता है उसके विपक्ष में तर्क। अब हो गया इस सभ्यता का मौलिक विकास, इस सभ्यता का मौलिक स्वरूप के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं इसके राजनीति संगठन के बारे में बात करते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके राजनीतिक संगठन के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलने के कारण यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक संगठन, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो एक टॉपिक छूट गया जो था कि कर्मकांडीय व्यवस्था, कर्मकांडीय व्यवस्था, इसके आधार पे भी लोगों ने, विद्वानों ने ये कहा कि दोनों सभ्यताओं में कर्मकांड बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, कर्मकांडों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। ये आधार रखते थे कि दोनों के दोनों सभ्यता कर्मकांडीय सभ्यता थे, कर्मकांडीय व्यवस्था के आधार पे। लेकिन दोनों की सभ्यताएं निश्चित ही, दोनों सभ्यताएं कर्मकांडीय सभ्यताएं थी, धर्म आधारित सभ्यताएं थी। लेकिन यहाँ का जो कर्मकांडीय स्वरूप था, यहाँ से मेसोपोटामिया से मंदिर के साक्ष्य देखने को प्राप्त होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता से एक भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर के
देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता से सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं। अगर हम देखते हैं कि कर्मकांडीय स्वरूप दोनों का था, मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों का स्वरूप कर्मकांडीय था, धार्मिक स्वरूप था कर्मकांडीय। अब इस आधार पे हम ये कह दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था, तो ये तथ्य एकदम निराधार साबित होता है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहाँ से मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सभ्यता का जो शासन प्रशासन था वो वहां के पुजारियों के हाथ में था, वहां से पुजारियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ के कर्मकांडी व्यवस्था और वहां के कर्मकांडी व्यवस्था में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कर्मकांडी आधार पे जो विदेशी उद्भव के मत के गुट वाले विद्वान हैं, जो कहते हैं कि इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया, वो भी निराधार साबित होता है। अब हम लोग यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पे बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था, इसके संदर्भ में कोई निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। राजनीतिक संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं होने की वजह से यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। वजह से यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य अनुमानों पर आधारित है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से राजनीति के संदर्भ में, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई भी विस्तृत या निश्चित प्रमाण अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिसके वजह से यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य जो है, राजनीतिक संगठन जो है, यहाँ पर अनुमानों पर आधारित है। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता जिसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ यह सभ्यता, जिसका लंबाई चौड़ाई ये 1400 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक का ये जो सभ्यता है, बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था, बिना किसी मजबूत संगठन के इसको चलाना संभव नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता
इतनी बड़ी सभ्यता। ये सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ा था। मेसोपोटामिया और नील नदी की सभ्यता को अगर मिला लिया जाए तो दोनों की सभ्यता से लगभग 12 गुना बड़ा ये सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता से ये हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता 20 गुना बड़ा था, 20 गुना बड़ा था। जबकि मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये 12 गुना बड़ा था, 12 गुना बड़ा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये हड़प्पा सभ्यता लगभग 20 गुना बड़ा था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला लिया जाए तो इन दोनों सभ्यताओं से 12 गुना बड़ा सभ्यता था। तो ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी सभ्यता का संचालन किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था के बिना होना असंभव है। तो निश्चित ही कोई राजनीतिक संगठन, मजबूत राजनीतिक संगठन विद्यमान रही होगी, लेकिन निश्चित प्रमाण के अभाव में, निश्चित प्रमाण नहीं मिलने के वजह से हम इस सभ्यता के राजनीतिक परिदृश्य को केवल अनुमानों के आधार पे अध्ययन करते हैं। 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली इस सभ्यता का शासन प्रशासन निश्चित ही किसी राजनीतिक इकाई द्वारा संचालित किया जाता रहा होगा। निश्चित ही किसी राजनीतिक संगठन द्वारा संचालित किया जाता रहा होगा, संचालित किया जाता रहा होगा। इतनी बड़ी सभ्यता बिना किसी राजनीतिक संगठन के चलाना मुश्किल हो सकता है। एक विद्वान है जिनका नाम है मैके ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में, मैके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस सभ्यता में, मैके इनका ये मानना है कि इस सभ्यता में जनप्रतिनिधि जैसी व्यवस्था विद्यमान थी। वहीं स्टुअर्ट
पिगट, मुरारी भैया कितना हुआ, घंटा हुआ, बस 20 मिनट। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि यह सभ्यता इस सभ्यता का संचालन, इस सभ्यता के शासन प्रशासन का संचालन पुरोहितों द्वारा, यह सभ्यता पुरोहितों द्वारा, इस सभ्यता का राजनीति बागडोर, इस सभ्यता का राजनीतिक बागडोर पुरोहितों के हाथों में था। पुरोहितों के हाथों में था। लेकिन यहां से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। यहां से अर्थात हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां से अर्थात हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण इनका यह मत लगभग अस्वीकार किया गया। मत लगभग अस्वीकार किया गया। इन्होंने कहा, स्टुअर्ट पिगट ने, कि इस सभ्यता का जो राजनीतिक बागडोर है, इस सभ्यता का जो मुखिया रहा होगा वो लगभग पुरोहित रहे होंगे, या इस सभ्यता का जो शासन प्रशासन का संचालन करने का दायित्व था वो पुरोहितों के हाथ में था। लेकिन स्टुअर्ट पिगट के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता, सही नहीं माना जाता, इसलिए कि इस सभ्यता से मंदिरों के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर शर्मा, इसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं मैके और स्टुअर्ट पिगट के बाद जो अगले विद्वान आते हैं राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में एस आर राव। लेकिन यहां का इस सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अत्यधिक जोर था। इस सभ्यता के लोगों का जो झुकाव था अधिक व्यापार वाणिज्य की ओर था, इसलिए इस सभ्यता का व्यापार वाणिज्य अधिक उन्नत अवस्था में था। इसलिए इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि संभवतः इस सभ्यता का राजनीतिक बागडोर
व्यापारियों के हाथ में, व्यापारियों या वणिकों के हाथ में रहा होगा, या वणिकों के हाथ में रहा होगा। हम देखते हैं कि इस सभ्यता के लोगों द्वारा, इस सभ्यता के लोगों द्वारा अधिक व्यापार वाणिज्य पे ध्यान देना, इस वजह से हम ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जो राजनीतिक बागडोर था, हो सकता है कि व्यापारियों के हाथ में रहा हो। ये कथन, ये अनुमान S.R. शर्मा, S.R. शर्मा द्वारा यह कथन डॉक्टर S.R. शर्मा द्वारा कहा जाता है। डॉक्टर S.R. शर्मा का मानना है कि इस सभ्यता में जो व्यापार वाणिज्य था, ये काफी उन्नत व्यवस्था में था, काफी उन्नत अवस्था में था। इसलिए हो सकता है कि इस सभ्यता का जो राजनीतिक बागडोर है वो यहाँ के व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ का अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र, छोटे छोटे राज्य और रजवाड़ों में विभाजित हो सकता था। छोटे छोटे राज्य रजवाड़े यहाँ का अलग अलग क्षेत्र छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में विभाजित रहा होगा, जिसमें प्रत्येक की अपनी राजधानी रही होगी, जैसे पंजाब में हड़प्पा, जैसे पंजाब की राजधानी पंजाब में जो राजधानी रही होगी वो हड़प्पा, राजस्थान में जो राजधानी रही होगी वो कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, आदि। हम देखते हैं कि इस सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार वाणिज्य पर अधिक जोर था, इस सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार वाणिज्य पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसलिए S.R. शर्मा द्वारा ये कहा गया कि हो सकता है कि यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो व्यापारियों के हाथ में रहा हो या वणिकों के हाथ में रहा हो। लेकिन एक अनुमान ये भी लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि यहाँ का जो क्षेत्र था अलग अलग या छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा रहा होगा, और यहाँ पे
छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों या छोटे छोटे क्षेत्रों का अलग अलग राजधानी रही होगी। जैसे कि पंजाब में जो उस क्षेत्र का, पंजाब के क्षेत्र में जितने भी पुरास्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, उसकी जो राजधानी रही होगी वो हड़प्पा रही होगी। और राजस्थान में जो क्षेत्र पाए गए हैं उसकी राजधानी कालीबंगा। और जो गुजरात में जो क्षेत्र पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, उसकी राजधानी रही होगी लोथल। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो सकता है कि वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जनतांत्रिक हो सकता है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था धर्मतंत्र रहा हो, धर्मतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र। इन तीनों व्यवस्थाओं में से कोई न कोई व्यवस्था वहां पे स्थापित रही होगी, लेकिन कोई निश्चित सबूत, कोई निश्चित प्रमाण नहीं होने के अभाव में, किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में यह कहना कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की व्यवस्था रही होगी, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सारी की सारी राजनीतिक व्यवस्था का जो हम अध्ययन करते हैं वो सभी के सभी अनुमानों पे आधारित है और विद्वानों द्वारा कहे गए कथन पे आधारित है। लेकिन जो भी हो, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली इस सभ्यता का कोई न कोई राजनीतिक केंद्र निश्चित ही रहा होगा। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों का राजनीतिक व्यवस्था होने के बाद जो अगला वीडियो होगा वो यहाँ के सामाजिक व्यवस्था पे होगा। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक, यहाँ के सामाजिक पक्षों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आर्थिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष के बाद अगला जो हम लोगों का होगा सांस्कृतिक या धार्मिक पक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक पक्ष। इसके बाद अन्य, अन्य में यहाँ की अन्य में हम लोग यहाँ के, इसके बाद पहले हम लोग यहाँ की कला या चित्रकला के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। उसके बाद हम लोग अन्य देखेंगे। अन्य में यहाँ का नगर नियोजन, यहाँ की जल निकास प्रणाली आदि को देखेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।